जय हिंद दोस्तों, सनराइज करियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। करवी चित्रकूट जिले की सर्वश्रेष्ठ संस्था और ये समय आ गया है अभी यूपी SSC पेट के जो पिछले विगत वर्ष 2021-2022 में जिस प्रकार के प्रश्न आए थे उसका कुछ एनालाइज हम सनराइज करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आप सभी छात्रों को ये पता है कि यूपी SSC के तहत जो हमारे उत्तर प्रदेश का सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन है उसके तहत जो भी नौकरी निकलती है सबसे पहले आपको पेट निकालना पड़ेगा, यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, पेट जिसको बोला गया है। और ये लगातार 2021 से हो रहा है और 2021 से लगातार हो रहा है और आपने देखा कि 2021 से लगातार जितने भी यूपी SSC पेट के तहत जितनी नौकरियां आ रही हैं वो इसी पेट के एग्ज़ाम के तहत भरे जा रहे हैं। यानी आपके दो चरण हो गए, एक प्रीलिम्स और एक मेंस। पेट यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021, फिर 22, अब इस साल आया है 2023। तो चलिए ये हमारी जो सीरीज़ है वो है पिछले जो हमारे पेट हो गए हैं उनका एक आकलन कि पिछले पेट में किस प्रकार से प्रश्न आए थे। तो सबसे पहले हम 2021 के पेट को उठाएंगे और उसका जीके जीएस देखेंगे, उसका मैथ देखेंगे, उसका डीआई देखेंगे, उसका इंग्लिश देखेंगे, हिंदी देखेंगे और सबका आकलन धीरे धीरे करेंगे। तो सभी छात्र जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे को भी बताएं, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं ध्यान दीजिएगा, शुरू करते हैं 2021 का पेट पहली शिफ्ट का और जिसका सेट किया था ए। आपको बता दें पेट में हर विषय के 5-5 प्रश्न होते हैं और आपको बता दें मैथ भी 5 प्रश्न का आएगा, लेकिन मैथ से हटके डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन आपका 20 नंबर का आएगा। 2 आपके पास टेबुलेशन आएंगे और 2 आपको या तो बार ग्राफ या तो पाई चार्ट या तो लाइन ग्राफ आएगा। तो इसका अध्ययन आपको अच्छा खासा होना चाहिए। इसका पूर्णांक 100 होते हैं और 100 प्रश्न आते हैं और यह पेपर 2 घंटे का होता है। क्लियर है? तो चलिए हमारा 2021 का ये पेपर है, पहली शिफ्ट का पेपर है और इसको एनालाइज करते हैं कि हमारे क्या क्या प्रश्न आए थे और किस प्रकार के प्रश्न आए थे। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा यूपी पेट का पहला क्वेश्चन जो वास्तविक एग्जाम में आ चुका है, जो वास्तविक आपके एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए कथन टाइप के जो प्रश्न हैं ये आ रहे हैं, कथन टाइप के प्रश्न आपके प्रीलिम जैसे एग्जाम में कथन टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, प्रश्न जो 1 है क्या कहता है। और अपने कॉपी में सभी बच्चे ध्यान दें, अपनी कॉपी में 1 से लेके 30 तक जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे नंबर लिख लें और क्वेश्चन को पढ़ते भी जाएं और देखते भी जाएं और हर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही हम आपको बताएंगे और उसको लिखते जाएं। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में शासन करने वाले, ठीक है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम सही क्रम क्या है। भारत में जो भी आक्रमण किए मुस्लिम समुदाय या कोई भी हो, कोई भी शासक भारत में आके जब उसने शासन किया तो उसका क्रम क्या है। तो पहला ऑप्शन देखिए शेरशाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो और यहाँ पर आपके क्या है ऑप्शन, यहाँ पर आपके ऑप्शन है। तो आप अपने ऑप्शन को भी ध्यान रखिए और देखिए क्या बोल रहा है कि हमारे भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रम के अनुसार सही क्रम क्या होगा। तो पहला शेरशाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। ये बोला गया है कि पहले कौन आया भारत में और उसके बाद फिर कौन आया, उसके बाद कौन आया। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन देखिए। तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं कि हमारे भारत में पहले कौन आया। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से, आप सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसका उत्तर लगाइएगा। देखिए सबसे पहले हमारे भारत में कौन आया भाई, इल्तुतमिश आया। याद है ना, सबसे पहले हमारे भारत में कौन आया, इल्तुतमिश। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, ये चौथा नंबर पहला हो जाएगा। इसके बाद कौन आया, अलाउद्दीन खिलजी, तो तीसरा नंबर हमारा हो जाएगा। इसके बाद कौन आया, शेरशाह सूरी, तो पहला नंबर हमारा हो जाएगा। इसके बाद अंत में कौन आया, अकबर, तो हमारा ये नंबर हो जाएगा। यानी चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। तो जरा देखिए ये कहाँ पर है, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। तो क्रम कहाँ पर मिल रहा है, ये क्रम मिल रहा है हमें बी में, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी। हमारे भारत में
पहले इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के बाद अलाउद्दीन खिलजी आया यानी तीसरा नंबर, और उसके बाद आया शेरशाह सूरी जिसने भारत में जीडी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, और उसके बाद कौन आया? अकबर आया। ठीक है, तो हमारा क्रम क्या हो जाएगा? 4 4 3 1 और 2। तो जब देखिए 4 3 2 कहाँ पर है? 4 3 2 और यहाँ पर 1 और 2। ठीक है, अब देखिए जो इनसे रिलेटेड ये जितने भी ऑप्शन हैं इनसे रिलेटेड जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये देखिए, शेरशाह सूरी ने किसका निर्माण कराया था भाई? जीटी रोड का निर्माण कराया था। क्या किसका निर्माण? जीटी रोड का निर्माण कराया था। ठीक है, अकबर एक नए धर्म की स्थापना इसने की थी पर वो धर्म नहीं चल पाया, और वो धर्म क्या था? दीन ए इलाही। क्या नाम, क्या धर्म था भाई? दीन ए इलाही। वो धर्म था भैया दीन ए इलाही। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी इसने युद्ध किया था राजस्थान के राजा से, किसके लिए? पद्मावत के लिए। ठीक है, पद्मावत के लिए लड़ा था। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश याद है ना, गुलाम वंश का दूसरा शासक, गुलाम वंश का दूसरा शासक। पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आया इल्तुतमिश, है ना, वही बना वास्तविक शासक, यानी गुलाम वंश, गुलाम वंश का वास्तविक शासक। कौन भाई? वास्तविक शासक। कई बार एग्जाम में आया है कि गुलाम वंश का वास्तविक शासक कौन है, तो होगा इल्तुतमिश। क्लियर है? और गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते थे, और गुलाम वंश की शुरुआत किसने की थी? गुलाम वंश की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको पूरा कराया इल्तुतमिश ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था तो उसका एक सूफी संत था। क्या था भाई उसका? उसका सूफी संत था जिसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन। ठीक है, जिसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, क्या नाम है उसका? बख्तियार काकी। ये उसका क्या था? सूफी संत था, ये उसका सूफी संत था। ठीक है, उसकी याद में इसने कुतुब मीनार बनवाया। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या प्रश्न है। दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न जो है क्या कहता है? दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? ठीक है, निम्न में से कौन संत शिवाजी के क्या थे भाई? समकालीन थे। ठीक है, जब हमारे भारत में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, मराठा साम्राज्य का उदय होने के बाद जब शिवाजी मराठा साम्राज्य के राजा बने तो उस समय उनके समकालीन जो संत थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तुकाराम। कौन थे भाई? तुकाराम। ठीक है, तो यहां पर ये उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए इस प्रकार के प्रश्न पेट में आते हैं। ठीक है, चलिए जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और जो छात्र नए हैं सबसे पहले आपका काम बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन जरा देख लीजिए। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए क्या है भाई? तीसरे नंबर का प्रश्न देख लीजिए क्या है? क्या दिया हुआ है? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, ये संविधान का प्रश्न है और इतिहास का भी प्रश्न है। कई बार एग्जाम में यही चीजें रिपीटेडली आती रहती हैं कि भारत का प्रथम, भारत का अंतिम, बंगाल का प्रथम, उत्तर प्रदेश का प्रथम, इस प्रकार की। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो क्योंकि संविधान का प्रश्न है इसलिए आपको ये याद रखना है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के ध्यान देना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। और वो व्यक्ति था कौन? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। वो व्यक्ति कौन था भाई? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वो व्यक्ति कौन था भाई? वो व्यक्ति था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस प्रकार से इतिहास भी बन गया। और बंगाल का अंतिम गवर्नर भी यही था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। इसी को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। देखिए यहां पर हेडिंग है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा और क्या आता है? देखिए और क्या आता है? भारत का प्रथम गवर्नर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। कौन है भाई? विलियम बेंटिक। ये भी कई बार एग्जाम में आता है। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिक। इसके बाद एक प्रश्न आता है भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय।
भारत का प्रथम वायसराय, तो इसमें आपको लिखना है क्या, कैनिंग। कौन है भाई, कैनिंग। ठीक है, कौन था भारत का प्रथम वायसराय, कौन था, कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय, ये भी आ जाता है, भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय, तो यहां पर देना है माउंटबेटन। क्या देना है भाई, माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, माउंटबेटन। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और इस प्रकार से आपको करना भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, चरक संहिता। क्या बोल रहा है भाई, चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता संबंधित है किससे, चरक संहिता संबंधित है किससे। ठीक है, तो देखिए आपको बता दें, जो चरक संहिता है ये प्राचीन काल की किताब है, और चरक जो है वो हमारे भारत के बहुत बड़े क्या थे, बहुत बड़े वैद्य थे। क्या थे, बहुत बड़े वैद्य थे जो बीमारी ठीक करते थे। ठीक है, जो बीमारी ठीक करते थे, चरक हमारे देश के बहुत बड़े वैद्य थे जो बीमारी ठीक करते थे, ऑपरेशन भी करते थे। तो जो चरक संहिता है, जो इन्होंने किताब लिखी है, वो किससे रिलेटेड है, चिकित्सा से। वो किससे रिलेटेड है भाई, चिकित्सा से, है ना। कई बार एग्जाम में आता है कि भारत की वह कौन सी प्राचीन किताब है, भारत की वह कौन सी प्राचीन किताब है जो चिकित्सा से संबंधित है, तो वो है चरक संहिता, जिसके निर्माणकर्ता कौन है, चरक। ठीक है, ये बहुत बड़े वैद्य थे उस समय के, तो भैया चरक संहिता का मेल किससे जाएगा, चिकित्सा से। अच्छा, गणित की बात आ जाए कि भारत की प्राचीन गणित की किताब, तो वो हो जाएगी क्या, शुल्ब सूत्र। क्या हो जाएगी, शुल्ब सूत्र। ध्यान देना, भारत की प्राचीन गणित की किताब, भारत की प्राचीन गणित की किताब हो जाएगी क्या, शुल्ब सूत्र। अगर बोले राजनीति की किताब, राजनीति की किताब, तो भैया वो क्या है, अर्थशास्त्र। वो क्या है भैया, अर्थशास्त्र। हमारे भारत की प्राचीन राजनीति की किताब, तो वो क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र। मैथ यानी गणित की किताब शुल्ब सूत्र, और चिकित्सा की किताब चरक संहिता। ठीक है, ये ध्यान देना। अर्थशास्त्र के जो निर्माता थे वो कौन थे भाई, कौटिल्य। कौन थे, कौटिल्य, या जिनको क्या बोलते थे, चाणक्य भी बोलते थे, या और क्या बोलते थे भाई, विष्णुगुप्त बोलते थे। क्या बोलते थे, विष्णुगुप्त बोलते थे। ये बंद करवाने वाला ग्राउंड जा रहा है। ठीक है, ये चीज हुआ, तो इतना सब चीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, 5 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ये रहा, ए बी सी और डी। ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन ये रहा कि ए बी डी और सी और डी। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो जोड़ा है वो सही नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, बीसी, यानी बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। ध्यान देना, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, और एडी का मतलब होता है ईसवी। ठीक है, बीसी 261 में कलिंग युद्ध हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ध्यान देना। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो ये क्या है आपका बीसी 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ईसवी 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। और एडी 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, और आपको बता दें ईसवी 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ये चीज गलत है, ध्यान देना, ये चीज गलत है, क्योंकि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 में हुई थी। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 में हुई थी, 1709 में नहीं हुई थी। ठीक है, आयोग ने इसको सही आंसर माना है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो वो कौन सा गलत है, ईसवी 1709। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 में हुई थी। तो ये यहाँ पर हमारा ये उत्तर हो जाएगा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है जोड़ा, तो ये लास्ट वाला जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन, एक दो जो लाइन है वो बार बार पूछने वाला है, और बार बार पूछने वाला ये है कि देखिए ये कलिंग युद्ध है ना, तो कलिंग युद्ध के बारे में बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। अब ये कलिंग युद्ध किसके बीच हुआ था, सम्राट अशोक और राजा क्या, खारवेल। और कहां पे हुआ था भाई, ओडिशा। कहां पे हुआ था ये, ओडिशा। और कौन जीता था, अशोक जीता था। और
जब यह युद्ध हो चुका था तो युद्ध होने के बाद सम्राट अशोक ने, ध्यान देना, सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म? बुद्ध धर्म। कौन सा धर्म भाई? बुद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, कौन सा धर्म ज्वाइन किया था भैया? बुद्ध धर्म ज्वाइन किया था। ठीक है, ये ध्यान देना। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था, सम्राट अशोक ने। ये जो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, सांची का स्तूप है। और आपको बता दें, देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। ठीक है, देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की किसने? सम्राट अशोक ने। चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की अशोक ने। ठीक है, और अशोक कौन सा वंश था भैया? मौर्य वंश। कौन से वंश था? मौर्य वंश। तो ये आपका प्राचीन भारत में काफी बार पूछ लिया करता है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा और क्वेश्चन कैसा है और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जरा देखिए, बोल रहा है इनमें से किसे भारत को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रश्न है ये, और काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जरा देखिए क्या बोल रहा है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है क्या? दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो आपको बता दें भारत के जो ग्रेट या ग्रैंड ओल्ड मैन जिसे कहते थे, या ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है, कहते थे, वो कौन है? दादा भाई नौरोजी। कौन थे भाई? दादा भाई नौरोजी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, एक चीज आपको और याद रखना है, जब भी दादा भाई नौरोजी की बात आएगी, ध्यान देना, जब भी दादा भाई नौरोजी की बात आएगी तो पहली बार क्या है? पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था, पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन किया था। ध्यान देना, दादा भाई नौरोजी ने भारत की अर्थव्यवस्था का पहली बार आकलन किया था कि भैया भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बड़ी डगमगा रही है और भारत में धन का बहाव हो रहा है। क्या है? उन्होंने सिद्धांत दिया धन का बहाव। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने क्या बताया? धन का बहाव। धन का बहाव कहां से हो रहा है भाई? धन का बहाव हो रहा है भारत से कहां पर? लंदन की ओर। भारत से कहां पर? लंदन की ओर धन का बहाव हो रहा है। ठीक है, ये किसने बताया? दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने बताया कि उस समय जब दादा भाई नौरोजी थे और जब अर्थव्यवस्था का आकलन किया तो उस समय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 20 रुपए है। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है? 20 रुपए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति भारत में एक साल में कितना कमाता है? 20 रुपए कमाता है। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया था। कौन? दादा भाई नौरोजी। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है देखिए, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न क्या बोल रहा है? 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी? ठीक है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और यही प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये जो प्रश्न है वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसका तो आप लोगों को अच्छा खासा अध्ययन करना है और इसमें और भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। ठीक है, तो आपको बता दें, देखिए होम रूल आंदोलन दो लोगों के प्रयास से शुरू की गई थी। एक तो एनी बेसेंट और दूसरा लोकमान्य तिलक। ध्यान देना, ठीक है, लोकमान्य तिलक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सन 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी? वो क्या है? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अब आपको नाम बता दें, जो ये एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट ये विदेशी महिला थी और लोकमान्य तिलक, इनको लोकमान्य तिलक बोला गया है। इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इनका नाम क्या है भाई? बाल गंगाधर तिलक। ये जो एनी बेसेंट है, ये एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष, लेकिन किसकी भाई? आईएनसी की। प्रथम महिला अध्यक्ष किसकी? आईएनसी की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो बनी थी एनी बेसेंट। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली
पहली भारतीय महिला, ठीक है, ध्यान देना, पहली क्या है भाई, भारतीय महिला, भारतीय महिला। तो पहली जो भारतीय महिला अध्यक्ष बनी वो कौन बनी, सरोजिनी नायडू। क्या बनी भाई, सरोजिनी नायडू, ठीक है, ध्यान देना। और इनके साथ में कौन थे, लोकमान्य तिलक। अब लोकमान्य तिलक को बाल गंगाधर तिलक भी बोला जाता है। ये गरम दल के नेता थे। ये क्या है, गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे भाई। और याद है आपका, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, ये कथन किसके हैं, ये कथन है बाल गंगाधर तिलक के। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, ये कथन किसके थे, बाल गंगाधर तिलक के। और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर इसको, ध्यान देना, इसको होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। और एनी बेसेंट जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है। चलिए, यहां पर गरम दल की बात होती है। यहाँ पे जब भी गरम दल की बात होती है, गरम दल का बार बार एग्जाम में आता है। तो गरम दल की जब भी बात होती है तो देखिए एग्जाम में आता है लाल बाल और पाल, लाल बाल और पाल, कि भैया गरम दल के ये लाल बाल पाल कौन थे। तो देखिए, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों बाल गंगाधर तिलक, ये सब तीनों गरम दल के नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये जो प्रश्न है आपका, ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। इसमें आपको क्या करना है कि इसका पहले मिलान करना है, मिलान करने के बाद अपना उत्तर लगाना है, ठीक है। देखिए, इस प्रकार के बड़े बड़े प्रश्न एग्जाम में आ जाया करते हैं। इस प्रकार के बड़े बड़े जो प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में आ जाया करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें मिलान करना है और मिलान करने के बाद ऑप्शन जो हमारे दिए हुए हैं इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा हमारा गलत है, ठीक है, ध्यान देना। तो सबसे पहले क्या है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्यशोधक समाज। और आपके ये रहे ऑप्शन, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए सब लोगों को पता है कि जो ब्रह्म समाज है उसको शुरुआत करने वाले कौन है, राजा राम मोहन रॉय। तो ए का क्या हो जाएगा, 3, यानी ए का क्या हो जाएगा, 3, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन है, राजा राम मोहन रॉय। और उसके बाद जरा देखिए क्या है, उसके बाद देखिए क्या है, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी स्वामी विवेकानंद ने, यानी बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, यानी सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो हो जाएगा ज्योतिबा फुले, यानी डी का क्या हो जाएगा, 5। तो देखिए 3 1 2 5, देखिए 3 1 2 5 कहाँ पे है, ठीक है। तो जरा देखिए 3 1 2 5 कहाँ पे है, ये सी में, ये कहाँ पे है, सी में। तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, राजा राम मोहन रॉय ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है, स्वामी विवेकानंद ने। और आर्य समाज की स्थापना किसने की है, दयानंद सरस्वती ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, ज्योतिराव फुले ने, ठीक है, ध्यान देना। तो ये हमारा जो बन रहा है टॉपिक, वो क्या बन रहा है, ABCD, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 5, ठीक है, आया समझ में। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। देखिए, जो हमारे राजा राम मोहन रॉय थे, इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया, ठीक है, किसका, सती प्रथा का उन्मूलन किया, मतलब सती प्रथा को हटाने की बात इन्होंने कही और महिलाओं को पढ़ाने की बात इन्होंने कही और विधवा पुनर्विवाह को लागू करने की इन्होंने बात कही। और राजा राम अपने जमाने के बहुत बड़े समाज सुधारक बने, ठीक है। इन्हीं के साथ जोड़ा जाता है विलियम बेंटिक को, ठीक है, ध्यान देना, इन्हीं के साथ नाम जोड़ा जाता है विलियम बेंटिक को। विलियम बेंटिक जब अपने कार्यकाल में आए और भारत के गवर्नर जनरल बने तो इन्होंने सती प्रथा का एक कानून लेके आए कि भारत में कोई भी सती प्रथा नहीं करेगा, और कानून के बल में इस प्रथा को इन्होंने बंद किया और इनका साथ दिया राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये आपका अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न जरा देख लीजिए क्या है कि करो या मरो का नारा, ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, करो या मरो, ठीक है, करो या मरो, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ठीक है।
तो जरा इसको देखिए कि करो या मरो का नारा किसने दिया। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या है, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो चलो आपको बताते हैं करो या मरो का नारा। तो करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया भाई? महात्मा गांधी ने। ठीक है, और कब दिया? जब 1942 में, ध्यान देना 1942 में क्या चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। जब क्या चल रहा था भाई? भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी का जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 के समय में, तब इन्होंने नारा क्या दिया था? करो या मरो। ठीक है, तुम मुझे खून दो। ठीक है, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसका है भाई? सुभाष चंद्र बोस का। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ये नारा सुभाष चंद्र बोस का है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी ताकि हमको अंग्रेजों से आज़ादी दिला सके। और जहाँ पर बात रही जवाहरलाल नेहरू की, ध्यान देना, जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले, ध्यान देना, जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, अंतरिम सरकार के भी और जो चुनाव होकर आए उसके भी। और इन्होंने नारा दिया आराम हराम है। इन्होंने जो नारा दिया वो क्या है? आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू का नारा था आराम हराम है। ठीक है, आए समझ में। और जवाहरलाल नेहरू ने जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो रात्रि 12 बजे, रात्रि 12 मतलब 14 और 15 के मध्य रात्रि, रात के 12 बजे एक स्पीच दिया था, जिस स्पीच का नाम है क्या? ट्रस्ट विद डेस्टिनी। क्या नाम है भाई? ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये स्पीच उन्होंने दिया था। ठीक है, और हमारा भारत आज़ाद हुआ। चलिए अब बात करते हैं सरदार पटेल की। तो इनको बोला जाता है भाई लौह पुरुष। इनको क्या बोला जाता है? लौह पुरुष। और सरदार की उपाधि इनको दी बारदौली की महिलाओं ने। किसने दिया भैया? बारदौली की महिलाओं ने। ठीक है, ध्यान देना, सरदार की, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, कहाँ की? बारदौली की महिलाओं ने। ठीक है, तो देखो ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अब और देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए आपके पेट में आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेट में आते हैं और इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। और यदि पेट में आपको अच्छे स्कोर चाहिए तो बस बेसिक चीज़ें थोड़ा सा डीप आप पढ़ते रहिए। किताब बहुत अच्छी, अगर मैं बताऊं तो जैसे लूसेंट है, किरण की किताब है, किरण पब्लिकेशन की किताब है, लूसेंट है, और बर्नवाल की किताब जो है, इनको आप पढ़ते रहिए तो आपका बहुत अच्छा जीके जीएस बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? फिर किसको मतलब अध्यक्ष बनाया गया? ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस भी बन चुके हैं। और जब सुभाष चंद्र बोस इस पद के लिए, जब उनका चुनाव हो रहा था, ध्यान देना, जो अधिवेशन हो रहा था उसमें अध्यक्ष पद के लिए जब सुभाष चंद्र बोस का चुनाव हो रहा था तो उसी समय एमजी गांधी, ठीक है, उसी समय जो महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी है, उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया था। और अपना उम्मीदवार किसको दिया था? पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, ध्यान देना, जब अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए थे तो सुभाष चंद्र बोस थे और महात्मा गांधी ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया था जिसका नाम है क्या? पट्टाभी सीतारामैया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीते और उस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, पर इनकी बात नहीं बनी, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और जब इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया तो इस्तीफा देने के बाद उस अधिवेशन की अध्यक्षता की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहां पर हमारा क्या सर हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का जो प्रस्ताव है वह किसे दिया गया? तो क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय गांधी जी ने अपना कौन सा उम्मीदवार खड़ा किया था? तो वो था पट्टाभी सीतारामैया। लेकिन वो इस्तीफा देने के बाद वह पद भार किसने संभाला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए
अब थोड़ा सा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष बने। क्या बने भाई? संविधान सभा के अध्यक्ष। तो कैसे अध्यक्ष? स्थायी अध्यक्ष। कैसे अध्यक्ष भाई? स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के ये अध्यक्ष बने। और क्या है? भारत के पहले राष्ट्रपति। ये क्या है भैया? भारत के पहले राष्ट्रपति। कई बार एग्जाम में आता है कि भाई भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, तो वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही व्यक्ति भारत के ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका सबसे लंबा कार्यकाल है। क्या है? जिनका सबसे लंबा कार्यकाल। ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबा कार्यकाल किनका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, कहां से थे? तो ये थे भैया कहां से? बिहार से थे। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको याद रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न जरा देख लेते हैं क्या कहता है। 11वां प्रश्न क्या कहता है, जरा देख लीजिए। ठीक है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है? सलाल पन बिजली योजना किस नदी पर है? अब ये क्या है भाई? ये बांध है यार। ये क्या है? ये बांध है। ठीक है, ध्यान देना, ये बांध है। सलाल पन बिजली योजना यह किस नदी के ऊपर बनी है? तो ऑप्शन क्या है जरा देखिए। झेलम है, रावी है, चिनाब है और ब्यास है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? चिनाब के ऊपर। क्या भाई? चिनाब के ऊपर। चिनाब नदी के ऊपर सलाल, ठीक है, पन बिजली परियोजना बनाई गई है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा भूगोल का प्रश्न है और यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पे क्या है? ये नदियों का प्रश्न है। तो नदियों के बारे में भी कई बार एग्जाम में आता है। तो चलिए बताते हैं आपको नदियों के बारे में। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा फिलहाल चिनाब। ठीक है, अच्छा, चिनाब, ये सब की सब नदियां, झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब, ये सब की सब नदियां किसकी सहायक नदी है भाई? सिंधु। ये क्या है? सिंधु की सहायक नदी। क्या है? सिंधु की सहायक नदी। ठीक है, सिंधु की सहायक नदी। सलाल पन बिजली परियोजना किसकी सहायक नदी भाई? सॉरी, सिंधु की सहायक नदियां क्या है? सब के सब सहायक नदियां हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, झेलम के बारे में एग्जाम में आता है कि भाई झेलम है, यह कहां से निकलती है? तो ये निकलती है शेषनाग झील से। कहां से? शेषनाग झील से। झेलम कहां से निकलती है? शेषनाग झील से। और इसके बाद ये अपना पानी कहां गिराती है? ये गिराती है कहां पे? वूलर झील में। कहां गिराती है भाई? वूलर झील में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या है? वूलर झील। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके बाद यहाँ से फिर ये जाती है और भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। कई बार एग्जाम में आया है कि भाई कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, सभी छात्र ऑनलाइन आ जाए और जितने भी छात्र जुड़े हैं कृपया करके चैनल को खूब शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। संवत विषुवत कब होता है? संवत विषुवत कब होता है? ठीक है, विषु संवत विषु यानी वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है? संवत विषु कब होता है? तो आपको बता दें ये होता है 21 से 22 मार्च में। 21 से 22 मार्च में होता है। ठीक है, ध्यान देना, 21 से 22 मार्च के बीच। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी देखिए, विज्ञान का प्रश्न है, सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। वसंत संवत बोल रहा हूं मैं, संवत, थोड़ा सा गलती हो गई, माफ कीजिएगा। संवत नहीं है, वसंत है। वसंत विषुव होता है कब? 21 से 22 मार्च को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 21। ठीक है, चलिए यहां पर एक प्रश्न आया है, बोल रहा है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें, देखिए ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो थोड़ा सा ये इतिहास का भी प्रश्न लग रहा है। ठीक है, देखिए राजस्थान, याद है ना आपको सिंधु घाटी सभ्यता, याद है ना आपको सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसका प्रमाणित समय क्या है भैया? 2500 ईसा पूर्व से कब तक? 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, और क्या उत्खनन के दौरान शहर पाए गए? उत्खनन के दौरान शहर पाए गए और पूरा खोद के एक अच्छा खासा शहर निकाल लिया गया, जिसको बोला गया सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे राजस्थान के भी कई क्षेत्र थे। जैसे क्या है भैया? जैसे जरा बताइए।
राजस्थान के हमारे जैसे बहुत सारे क्षेत्र थे, ठीक है, जैसे खेतड़ी, जैसे क्या खेतड़ी। अब खेतड़ी एक ऐसी जगह थी, ध्यान देना, खेतड़ी एक ऐसी जगह थी जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा का आयात करते थे। क्या करते थे? तांबा का आयात करते थे। राजस्थान के खेतड़ी से तांबे का आयात करते थे, ठीक है। और ध्यान देना, यहाँ के कालीबंगा, यहाँ के कालीबंगा, राजस्थान के कालीबंगा, राजस्थान के कालीबंगा में क्या बनते थे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में? कंगन। क्या बनते थे भैया? कंगन। राजस्थान के कालीबंगा में उस समय क्या बनते थे? कंगन। और राजस्थान के खेतड़ी जगह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आयात करते थे किसका? कॉपर का, ठीक है, तांबा का। तो आपको बता दें उसी के तर्ज पर राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है वो किसके लिए है? तांबे के लिए, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी में। सिंधु घाटी सभ्यता राजस्थान से, कालीबंगा से चूड़ियों के प्रमाण मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, श्रमिक आवास मिले हैं और जुते हुए खेत मिले हैं, ठीक है। और यही से ये भी प्रमाण मिले हैं कि यहाँ से तांबा मंगाया जाता था। और राजस्थान में भी तांबा कहाँ से? खेतड़ी से। कई बार ये एग्जाम में आया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। जब भी राजस्थान की बात होती है, जब भी राजस्थान की बात होती है, ध्यान देना, राजस्थान की, तो यहाँ की एक नहर है, कृत्रिम नहर, जिसका नाम है क्या? इंदिरा, ठीक है, इंदिरा नहर, जो विश्व की सबसे बड़ी नहर है। और इस नहर को निकाला गया है कहाँ से? सतलुज नदी से, ठीक है, सतलुज नदी से, ताकि सतलुज नदी से, ताकि राजस्थान के शुष्क क्षेत्र को सिंचित किया जा सके, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आया, देखिए क्या बोल रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या केरल। क्या बोल रहा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या केरल, ठीक है। तो आपको बता दें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये है असम में। कहाँ पे भैया? असम में। किस नदी के किनारे? रंगा नदी के किनारे। इसमें रंगा नदी के किनारे। अगर रंगा नदी ना आए तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? रंगा नदी के किनारे, असम में है, ब्रह्मपुत्र में। और किसके लिए फेमस है भाई? किसके लिए फेमस है बताइए? एक सींग का गैंडा, ठीक है, एक सींग का गैंडा, एक सींग के गैंडा के लिए फेमस है। अब कहाँ पे है? असम में। असम का एक लोक नृत्य है जिसका नाम क्या है? बिहू, ठीक है। असम में एक मंदिर है, क्या नाम है? कामाख्या, ठीक है। असम में इस मंदिर में मेला लगाया जाता है, क्या? अम्बुबाची, ठीक है। क्या है? अम्बुबाची मेला, ठीक है। आए समझ में? ओके। यहाँ पे जनजाति रहती है, उसका नाम क्या है? बोडो, ठीक है। असम से कौन सा राज्य निकाला गया है? मेघालय, ठीक है। आए समझ में? तो इतना सारी चीजें आप सब लोगों को पता होनी चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र नहीं है? ये बच्चा बता देगा। देखिए, इस प्रकार के एग्जाम में यूपी SSC पैट में इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिसका आंसर बड़े आसानी से दिया जा सकता है, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र नहीं है, ठीक है, नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। देखिए, भारत की नदियों को दो प्रकार से बांटा गया है, एक तो हिमालय की नदियां और एक पठारी नदियां। एक जो हिमालय से निकलती हैं और एक जो पठार से निकलती हैं। तो आपको बता दें, देखिए, जो हिमालय से नदियां निकलती हैं या हिमालय नदी तंत्र है, तो उसमें कौन सा आता है? सिंधु नदी तंत्र आता है, और क्या आता है? गंगा नदी तंत्र आता है, और क्या आता है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है। तो जरा आप ही बताइए, अब सिंधु नदी तंत्र हिमालय नदी से है, हिमालय नदी तंत्र है, गंगा भी हिमालय नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र भी, तो कौन कौन सा नहीं है? तो गोदावरी और कावेरी नहीं है। यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पहला और चौथा। अब पहला और चौथा कहाँ पे है? जरा देखिए, किसी में नहीं है। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदियां तंत्र नहीं है? तो वो कावेरी और गोदावरी नहीं है। यानी आपका उत्तर हो जाएगा पहला और चौथा, ठीक है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया हो, गलती हो गई हो, लेकिन ऐसे अगर मिसप्रिंट नंबर हो जाते हैं तो उसका नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो यही सही है आपका, कौन सा? कावेरी और गोदावरी, ये हिमालय नदी तंत्र नदियां
नहीं, थोड़ा सा जल्दबाजी में हमसे ही जो है गलती हो गई पढ़ने में। इस क्वेश्चन को पढ़ने में हमसे ही गलती हो गई। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? ठीक है, बोल रहा है कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। तो मैंने क्या बताया, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखो, गंगा नदी है हिमालय नदी तंत्र की और ब्रह्मपुत्र नदी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड और क्या थर्ड। तो सेकंड और थर्ड कहाँ पे भैया, बी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी। ऐसे गलती के चांसेस बड़े कम रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, उत्तर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी सेकंड और थर्ड। ठीक है, चलिए गंगा की बात करें तो गंगा कितने प्रयाग बनाती है, 5 प्रयाग बनाती है। सबसे पवित्र प्रयाग कौन है भाई, देव प्रयाग। सबसे पवित्र क्या है भाई, देव प्रयाग। ठीक है, गंगा का संगम कहाँ होता है, प्रयागराज। प्रयागराज में इसका संगम होता है। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, कहाँ से निकलती है भाई, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा। और गंगा नदी की विद्या को क्या बोलते हैं, हुगली। और गंगा नदी को बंगाल में क्या बोलते हैं, भागीरथी। क्या बोलते हैं भाई, भागीरथी। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, तिब्बत में बोलते हैं क्या भाई, सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं इसको, दिहांग। और असम में क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में क्या बोलते हैं इसको, बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। और दोनों का मिलन होता है देन सिंधु सुंदरवन का डेल्टा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, गोदावरी। दक्षिण गंगा बोलते हैं, बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि बैंक दर का अर्थ क्या है। बैंक दर का अर्थ क्या है, अर्थशास्त्र का प्रश्न है। बैंक दर का अर्थ क्या है, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, या अनुसूचित बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, या बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, तो चलिए आपको बता दें, बैंक दर का अर्थ होता है, ये डी ऑप्शन क्या है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अब देश का कौन सा बैंक बोल रहा है, केंद्रीय बैंक। तो देश का केंद्रीय बैंक क्या है भैया, आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है, 1935 के भारत शासन के अधिनियम के तहत। इसका मुख्यालय कहाँ पे भाई, इसका मुख्यालय है क्या, मुंबई में। ठीक है, आया समझ में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। क्लियर है, आया समझ में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, 1949 में। ठीक है, चलिए तो बैंक दर किसे बोलते हैं, जिसे देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हमें अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं क्या है। यदि आरबीआई नगद, क्या बोल रहा है, आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन होना चाहिए, पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन, कहने का मतलब कि आरबीआई अपनी दर को घटा दे। आरबीआई जिस दर से बैंकों को लोन देती है उस दर में घटा दे तो क्या होगा, बैंकों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा ना, बैंकों के पास क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा ना। तो इसका उत्तर क्या होगा कि साख सृजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी, आपके अर्थशास्त्र का प्रश्न। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और इस प्रकार के ही उत्तर आपको लगाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, ध्यान देना, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों के मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। मतलब ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य है लाभ अर्जित करना। आपको बता दें, तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसी का मतलब होता है क्या, लाभ कमाना। इसमें निजी क्षेत्र कार्य करता है और इसमें निजी क्षेत्र वस्तु का मूल्य तय करता है, सरकार का कोई रोल नहीं होता और इसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना।
वहीं पर दूसरा क्या है, मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पे निजी क्षेत्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पे निजी क्षेत्र और सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ मिलकर काम करती है और लाभ भी कमाते हैं और कल्याण भी करते हैं। यहाँ पर एग्जाम में आता है कि जो अमेरिका जैसा देश है, अमेरिका जैसा देश कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाता है, पूंजीवादी, और बोलते हैं कि भारत जैसा देश कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाता है, तो क्या है, मिश्रित। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 100 रुपए के नोट में, 100 रुपए के नोट में किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं? 100 रुपए के नोट में किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है? कौन हस्ताक्षर उसमें करता है? 100 रुपए के नोट में हस्ताक्षर कौन करता है? आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या वित्त सचिव? भैया 100 रुपए का नोट बोल रहा है, कंफ्यूजन में डाल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, कि 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आरबीआई का गवर्नर। उसमें साफ साफ लिखा रहता है, गवर्नर ऑफ इंडिया, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, कई बार आपने साफ साफ देखा होगा कि मैं धारक को इतने पैसे अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, तो 100 रुपए के नोट में किसके द्वारा हस्ताक्षर? आरबीआई का गवर्नर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेमा, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? किसको जो है फेमा कहते हैं? ठीक है, देखिए आपका जो ये प्रश्न है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको बता दें, इसका जो उत्तर है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखिए आपको फुल फॉर्म भी याद करना जरूरी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ठीक है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत के जितने भी विषय हैं, हमारे भारत के जितने भी विषय हैं वो तीन सूची में बांध रखा है। एक कौन है भैया? एक है संघ सूची। संघ सूची का मतलब केंद्र की सूची, संघ सूची। और दूसरा क्या है भाई? राज्य सूची। और तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। संघ सूची का मतलब कि ऐसे विषय जहां पर सरकार, केंद्र सरकार नियम बनाएगी। राज्य सूची का मतलब ऐसे विषय जहां पर केंद्र सरकार नियम बनाएगी। और समवर्ती सूची का मतलब ऐसे विषय जहां पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर क्या है? राज्य सूची। इसका उत्तर क्या है भाई? राज्य सूची। मतलब ये किसका काम है? राज्य का काम है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, राज्य नीति निर्देशित तत्व या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्था, हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन, ध्यान देना, 73वें संविधान संशोधन 1992 में लागू की गई थी। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था आई थी। और सबसे पहले राजस्थान के, ध्यान देना, राजस्थान के नागौर जिले में आई। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, और हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने स्तर की? त्रिस्तरीय। क्या है भाई? त्रिस्तरीय है। ठीक है, त्रिस्तरीय है। और किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने। ये सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने। किसने दिया था भाई? बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, बलवंत राय मेहता ने। और इसको शामिल किया गया है किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किसमें शामिल किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और कौन से अनुच्छेद में भाई? अनुच्छेद 40 में। किसमें?
अनुच्छेद 40 में। तो ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है तो किससे संबंधित है, इसका उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, 30 और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपको बता दें शिक्षा का अधिकार किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 21A में। किसमें वर्णित है भाई? अनुच्छेद 21A में। और इसी को बोला जाता है क्या? अनुच्छेद 21 को क्या बोला जाता है? जीने का अधिकार। इसी में क्या बोला जाता है? जीने का अधिकार भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान देना। अनुच्छेद 21 को क्या बोला जाता है? जीने का अधिकार। और अनुच्छेद 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार। और ये क्या है? ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान में ध्यान देना, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक। कहां से कहां तक भाई? अनुच्छेद 12 से 35 तक। और संविधान का भाग कौन सा है भाई? संविधान का भाग क्या? 3। और अभी वर्तमान में हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं? हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कितने अधिकार? 6 मौलिक अधिकार। पहले कितने थे? 7। तो हटाया किसको? संपत्ति के अधिकार को। किसको हटाया भाई? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, अच्छा कब हटाया संपत्ति के अधिकार को? कब हटाया? 44वां संविधान संशोधन। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कब हटाया? 1978 में। और इसे कहां जोड़ा? अनुच्छेद 300 का में जोड़ा। कहां जोड़ा इसे? अनुच्छेद 300 का में। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार न रहकर एक कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ठीक है, देखिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, जिसकी प्रथम अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। वो हमारे अस्थायी सदस्य बने थे संविधान सभा के। इसके एक दिन बाद 11/12/1946 में संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और फिर संविधान की तीसरी बैठक हुई 13/12/1946, 13 दिसंबर 1946। इसी समय जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। क्या किया है? उद्देश्य प्रस्ताव दिया। पारित 1 महीने बाद हुआ। ठीक है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा सामने संविधान सभा के कब? 13 दिसंबर 1946। अच्छा, ये उद्देश्य प्रस्ताव कहां से लिया गया भैया? कहां की अवधारणा से लिया गया? अमेरिका की अवधारणा से लिया गया। कहां से? अमेरिका की। और ये उद्देश्य प्रस्ताव की जो भाषा है वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया है कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया भैया? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? किसमें? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29। ठीक है, ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक कौन होते हैं? ठोस चालक में धारक वाहक जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष से हम क्या नापते हैं? ठीक है, तो एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति है, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई है, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है, या हवाई जहाज की गति है। तो आपको बता दें प्रकाश वर्ष में हम क्या नापते हैं? दूरी। प्रकाश वर्ष में क्या नापते हैं भाई हम? दूरी। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है। क्या है बताइए? एक प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और एक साल में जितना दूरी तय करेगी प्रकाश द्वारा उसी को बोलते हैं क्या? प्रकाश वर्ष। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ब्लीचिंग पाउडर, क्या बोल रहा है भाई? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह है।
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। तो आपको बता दें ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है भाई? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18, देखिए क्या बोल रहा है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका 75%। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन हम लेते रहेंगे। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। क्वेश्चन है संतरे में बहुतायत, संतरे में बहुतायत में होता है क्या? संतरे में क्या पाया जाता है, कौन सा विटामिन? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। संतरे में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। चलिए इसी प्रकार से लगे रहिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको पेट की अच्छे से अच्छी तैयारी कराई जाए और इसी प्रकार से एनालाइज कराया जाए कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे। अध्ययन को बरकरार रखिए, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।